बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टाकरा, मैं हूं इसका मेज़बान बिलाल मुबशर। हालात हाज़रा के हवाले से अगर हम बात करें, पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की ही हर तरफ बातें हो रही हैं। और उनके बाद अगर हम अपने हलके में आ जाएँ तो बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ में नई शमूलियत इख्तियार करने वाले शख्सियत की, उनके हवाले से ही बात होती है। यानी कि चौधरी तारक महमूद बाजवा साहब, उनके आने के बाद शहर सांगला हिल बल्कि हल्का N 117 118 में अभी चैम गोइयाँ बातें सरेआम होना शुरू हो चुकी हैं, जो कि पहले सिर्फ चंद लम्हात में या चंद कमरों में बैठकर ही बातें हो रही थीं। इसी हवाले से बात करेंगे और मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं, इन तमाम मौज़ूआत के लिए बात करने के लिए हमारे साथ आज एक बार फिर मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के असल बानियों में से एक बड़ा नाम, जिन्होंने पिछली सदी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की टिकट पर बतौर MP इलेक्शन लड़ा और इमरान खान साहब के विजन को उस दौर में उनको खैर मकदम किया और उस पर चलते रहे, आज तक चल रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ़ बैरिस्टर मियाँ ज़फ़रुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। ये उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। आप अमेरिका चले गए, फिर वापस आए और आके फिर आप सियासत में इंतहा से ज़्यादा सरगर्म हो चुके हैं। पहले भी आप आए तो आपने आते ही रोले डाल दिए थे। ये लंबा गैप रहा है, ये किस हवाले से आप कैसे बयान करेंगे? देखिए जी, मैं जब से PTI में हूँ, तब से PTI जब शुरू हुई थी मैं तब से PTI में हूँ और आज तक PTI में हूँ। चाहे मैं मुल्क से बाहर हूँ, चाहे मैं मुल्क के अंदर हूँ। मैं मुल्क से बाहर भी था तो वहाँ पे भी PTI की जो हमारी कम्युनिटी थी ना, जी, मैं उनमें एक बड़ा मतलब अच्छे तरीके से उसको मैं ऑर्गेनाइज़ करता था। और इमरान खान साहब के विजन को लेके मैं बाहर के मुल्कों में भी ऐसे ही रहा हूँ, जिस तरह के मैं वापस आके सरगर्म हुआ हूँ। जी सही है। अब से दोबारा PTI को सांगला हिल की PTI में जान डाली है। बिल्कुल सही और इसी तरह मैं बाहर के मुल्क में जाके भी इसी तरह ही PTI के प्लेटफॉर्म से PTI में लोगों को इनवाइट करता रहा हूँ, PTI में लोगों को शामिल करता रहा हूँ। PTI मेरे साथ रही है और पूरा PTI का ही ये प्रचार किया पूरे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम मुल्की हालात की बात करें तो इस वक्त हर एक शख्स के ज़बान पर खान साहब के हमले के हवाले से बातें चल रही हैं। खान साहब के ऊपर हमला हुआ, जिसके हवाले से खान साहब ने पहले भी पेशन गोई कर दी थी कि इस तरह के जो मामलात हो सकते हैं और इस तरह मेरे ऊपर अटैक करेंगे। सेम चीज़ ही हो रही है। लॉन्ग मार्च के दौरान खान साहब के ऊपर होने वाले हमले के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें जी, ये एक बुज़दिलाना फ़ेल है। जो बुज़दिल लोग हैं वही इस तरह छुप के वार करते हैं। खान साहब तो एक बहादुर आदमी है और इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला उसको उतनी देर तक ज़िंदा रखेगा जितनी देर तक एक नया पाकिस्तान नहीं बन जाता। अल्लाह ताला ने उसकी ड्यूटी लगाई हुई है और वो इंशाल्लाह नया पाकिस्तान बनाने के बाद ही इस दुनिया से जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको कंडेम करता हूँ। ये अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हुए, अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी दी। अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि खान साहब दोबारा अब आप में हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लॉन्ग मार्च का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। असद उमर साहब अभी मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर जलसे कर रहे हैं और लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला है वो दोबारा शुरू हो चुका है जुमेरात से। तो आपको क्या लगता है कि लॉन्ग मार्च का जो अख्ताम होगा वो कैसा होगा? देखें जी, लॉन्ग मार्च में आपने देखा गुजरात से दोबारा शुरू हुआ, वज़ीराबाद से जहाँ पे खान साहब पे अटैक किया गया था वहीं से दोबारा शुरू हुआ। जी। और वहीं से ही इतने लोग, पहले से भी ज़्यादा तादाद में लोग शामिल हुए हैं, हालांकि खान साहब उसमें नहीं थे। जी। जब गुजरात गए हैं तो गुजरात की लॉन्ग मार्च को देख के ऐसे अंदाज़ा होता था कि पिछली तमाम लॉन्ग मार्च के रिकॉर्ड टूट गए हैं। जी। और इसी तरह असद उमर साहब दूसरी तरफ से इधर से आ रहे हैं, टोबे से इधर से, इस तरह वो इधर से जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से मुख्तलिफ़ लोग निकल रहे हैं मुख्तलिफ़ काफ़िलों की तरफ तरीके से। और इंशाल्लाह मेरा ख़्याल है कि 8 7 10 दिन में ये इस्लामाबाद पहुंच के तो पिंडी में पड़ाव करेंगे और वहाँ पे खान साहब ख़ुद जाके व्हील चेयर पे जाके वहाँ पे ख़िताब करेंगे और वो इनका इस्तकबाल करेंगे आने वाले काफ़िलों। जी इंशाल्लाह। एक तरफ हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ा वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए और हम कह लें कि लंदन नहीं जाना चाहेंगे, हमें अमेरिका नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो वहाँ पर गए हैं और अपने ज़ाती कह लें कि मुलाकात के लिए, ख़ानदानी मुलाकात के लिए गए थे और वहाँ पर उनके ऊपर हर्जाना हो गया है, एक भारी जुर्माना कर दिया गया है। वो केस आपको पता है, पहले तो लोकल चोर होते थे, अभी इंटरनेशनल चोर बन चुके हैं। तो ये जो हर्जाना उनके ऊपर हुआ है, ये अपनी जेब से देंगे, आवाम के पैसों से देंगे, और इस सारे मंजर को आप कैसे देख रहे हैं?
देखें जी, जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इनका तो पहले भी रिकॉर्ड ऐसा ही है कि ये करप्शन के बादशाह हैं शुरू से लेके। इनकी करप्शन को कोई पाकिस्तान में पीटीआई ने कोई इंडिकेट नहीं किया या पीटीआई ने नहीं बताया लोगों को। ये तो इंटरनेशनल इशू था। जब पनामा का इशू आया तो पनामा ने इसको इंडिकेट किया कि जनाब पाकिस्तान में तो ये बहुत बड़ा करप्शन के बादशाह हैं ये लोग, और नवाज शरीफ भी जिस तरह है, शहबाज शरीफ भी है। और इन्होंने आपने देखा है इनके बेनामी अकाउंट्स कैसे बने हैं, इनका ये करप्शन कैसे। और ये जो केस डेली मेल्स का केस है, ये तो है जलजला जदगान के लिए। जी जी। तब से इन्होंने इतना पैसा जो था ना, वो जितना 50 करोड़ डॉलर जो लोगों ने दिया था, ये उसकी करप्शन जो उन्होंने डेली मेल्स ने सामने लाई थी, जिसके लिए इनको जुर्माना भी हुआ। और अब आप देख लें कि किस हद तक इनको जुर्माना हुआ और किस तरह हुआ है। और ये ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर के पैसों से जाएगा। ये खुद से तो कोई चीज़ देते नहीं हैं, बल्कि खुद हर चीज़ लेके वहाँ उन मुल्कों में चले जाते हैं। और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बेनकाब तो हो ही गए हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी इनको आने वाले इलेक्शन में ठीक कर देगी इंशाल्लाह। हुकूमत में जितने भी पार्टियाँ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या कोई भी और पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून के वाले से बात करें तो उनकी भी हुकूमत है, वो चाहे मिक्स अचार कहें या जिस तरह भी कहें, तमाम पार्टियाँ मिलकर काम कर रही हैं और तमाम की तमाम तजर्बाकार हैं। इसके बावजूद कि उनके पास वसी और अरीज़ तजर्बा है, फिर भी हुकूमत में आने के बाद ना तो हमारे मुल्क की मईशत बेहतर हुई, ना पेट्रोल, ना कीमतें कम हुई, ना महंगाई कम हुई, ना ही रोज़गार का में इजाफ़ा हुआ, ना ही अवाम को कोई सहूलियात मिली, ना ही कोई तरक्याती काम हुए। तो आपको क्या लगता है कि इसकी हुकूमत की नाअहली की वजह क्या है? देखें जी, आपने ये इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद आपने देख ही लिया होगा कि तजर्बा इनको सिर्फ करप्शन का है। मुल्क चलाने का कोई तजर्बा नहीं है। मुल्क चलाने का तजर्बा होता तो जो हाल इन 6-7 महीनों में पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है, ये कभी ना होता। तजर्बे नाम की तो इनकी चीज़ थी नहीं। तजर्बा सिर्फ इनको करप्शन का था, और वो करप्शन का तजर्बा आपने देख लिया कि इंटरनेशनली भी कैसे वो इनकी करप्शन इंडिकेट हो रही है, और पूरी दुनिया में कैसे पता चल रहा है, कैसे पूरी दुनिया में किसी मुल्क में, किसी जगह पे, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी ईदगाह में, किसी जनाज़गाह में ये बग़ैर मतलब मास्क के नहीं जा सकते, क्योंकि लोग इनको जीने नहीं देंगे। अब पूरी दुनिया को पता चल गया कि ये कितने करप्ट लोग हैं, और इन्होंने सारी करप्शन पाकिस्तान में से की है। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम मुल्की सतह की बात करें तो खान साहब के आने के बाद या खान साहब के लॉन्ग मार्च के बाद सियासत और सहाफ़त मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। अगर हम मकामी सियासत की बात करें तो तारक बाजवा साहब के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने के बाद पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ की पार्टी के जितने भी लोग हैं उनकी और जितने भी सहाफ़ी हैं, सब की सहाफ़त और सियासत दोनों ही तब्दील हो चुकी हैं। तारक बाजवा साहब के आने के बाद आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ में कितनी बड़ी तब्दीली आई है? देखें जी, हम तो पीटीआई में 26 साल से थे। 97 में पीटीआई का मैंने इलेक्शन लड़ा था। जी। उस वक़्त से लेके आज तक हम हर बंदे को पीटीआई में शामिल करने के लिए, पीटीआई में आने के लिए, इमरान खान के विजन में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि हर बंदा पीटीआई के इमरान खान के विजन को समझे, उसके मुताबिक आए। लेकिन हम मुसलसल कोशिश करते रहे हैं। सज्जाद रंधावा साहब ने भी, मुस्तफ़ा अपना सिंधु साहब ने भी, सब ने अपनी अपनी जगह पे बड़ी कोशिशें की हैं, लेकिन एक सियासी लीडर का फकदान था। जी। एक बहुत अच्छा कोई वर्कर टाइप लीडर जो ना वो हमें नहीं मिल रहा था। उसमें पहले हम जितने भी लोग थे ना, वो उनमें वर्कर कोई भी नहीं था। मैं समझता हूँ कि मलिक साहब ने भी बड़ी कोशिशें की जब से आए हैं, तारक सईद घुमन साहब ने भी जब से आए हैं, तारक साई साहब भी जब से आए हैं, ये लोग कोशिश तो करते रहे हैं, लेकिन लीडरशिप का फकदान था। बाजवा साहब के आने में पीटीआई में एक लीडरशिप का इजाफा हो गया, और वो लीडरशिप मिली है जो कि एक वर्कर टाइप है, जो कि बड़ा एक मेहनती वर्कर जफाकश बंदा था। और वो हमारे साथ शामिल होकर हमारी टीम में, हमारे ख़ानदान में, एक पीटीआई फैमिली में जब शामिल हुआ है, तो सांगला हिल की पीटीआई जो है ना, वो मेरा ख्याल है कि पूरे मुल्की लेवल में लोगों को पता चल गया कि सांगला हिल में भी कोई पीटीआई है। अगर हम माजी की बात करें, आपके अमेरिका जाने से पहले जब हुकूमत थी खान साहब की, तो आपके साथ जो मेरे प्रोग्राम्स हुए उनमें मैंने अक्सर आपसे ये सवाल पूछा है कि आपकी उनके साथ तस्वीर देखने को मिलती हैं, तो क्या आपने कभी उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने की दावत दी है? तब तक तो ये बयान चल रहा था कि आप हमेशा उनसे कारोबारी और ज़ाती तल्लुक़ की बिना पर मिलते हैं, लेकिन जब हमने देखा कि जब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं तो सबसे आगे आपको खड़े देखा, कुछ तजाद है इसमें?
देखें जी, मैं जितना भी मेरी दोस्ती तो बहुत पहले से थी उनके साथ, जी। जो कि आप भी जिक्र करते रहे हैं, मैं भी हर जगह पे उनके साथ होता था। जी जी लेकिन एक जो था ना, मेरा और उनका इख्तलाफ एक पार्टी का था। जी जी मैं उनके साथ नहीं आ सकता था, वो मेरी पार्टी में नहीं आ सकते, तो मैं अपनी पार्टी, अपना विजन, खान साहब का विजन नहीं छोड़ सकता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5-4 साल कोशिश की, बाजवा साहब को कायल किया और उसको इधर लेके आए पीटीआई में। और जब वो पीटीआई में आए तो ये समझें कि हमारी कोशिशें भी थी और हमारी ख्वाहिश भी थी कि बाजवा साहब पीटीआई में आएँ। और आपने देख लिया कि उनके पीटीआई में आने से रिज़ल्ट क्या निकला कि हमारी पीटीआई सांगला हिल में एक वजूद बन गया पीटीआई का, और एक भरपूर तरीके से पीटीआई जो है ना वो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन हुई है। बिल्कुल ऐसा। पिछले साल जब आप आए थे तो आने के बाद आपने तरक्याती कामों का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया, नया बाब बंद दिया आपने। फिर उससे पहले कोशिश की जा रही थी कि गवर्नर पंजाब को लेकर आएँ और यहाँ से फिर इलेक्शन लड़ाएं, लेकिन इस तरह की बातें सिर्फ सुनने को आ रही थी। लेकिन आपके आने के बाद आप गवर्नर पंजाब को हकीकत में लेकर आए, आपने उनको हल्के का विजिट भी कराया और भी मुख्तलिफ़ मकामात पर उनके ख़ताब भी हुए, इज्तिमा भी हुए। उनको लाने के बाद हमने ये महसूस किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर जाग चुके हैं और हमें हकीकी मायनों में एक नया MNA जो मुस्तकबिल का नज़र आना शुरू हो गया चौधरी सरवर साहब की शक्ल में। अभी चौधरी साहब तो चले गए हैं, दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तारक बाजा साहब आ गए हैं, अभी आप उनके साथ खड़े होंगे, आपको लगता है कि ये मुतबादल होंगे जो बरजीत तार साहब को टक्कर देंगे? देखें जी, एक पूरे हमारे हल्का NA 111 की एक ही ख्वाहिश थी कि बरजीत तार साहब को अगर कोई बंदा शिकस्त दे सकता है ना तो वो तारक महमूद बाजवा है। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर साहब जब आए थे उन्होंने बड़े तरक्याती काम भी किए। ये देखें ना, सड़कें बनाई, आज की सड़कें, ये शाहकोट रोड भी बन गई, ये हमारे गांव वाली सड़कें भी बन गई जी जी और ये दूसरी सड़कों में जितनी अप्रूवल हुई है ये सारी गवर्नर साहब की मेहरबानी थी। जी जी अगर गवर्नर साहब इस पार्टी में रहते तो वो भी इसको बरजीत ताहर साहब को टक्कर दे सकते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई बंदा बरजीत ताहर को इस हल्के में कम्पीट कर सकता है ना, हरा सकता है, तो मेरे ख़्याल में वो तारक महमूद बाजवा है और इंशाल्लाह वो इस दफ़ा बरजीत ताहर को हरा के रहेगा। सही है। 1998 में आपने कोशिश की बतौर MPA इलेक्शन लड़ने की, आप इलेक्शन लड़े, आपने उतने ज़्यादा वोट ना मिले, जिसकी आपने एतराफ़ भी किया कि खान साहब ने इलेक्शन से पहले कह दिया था कि हम इस बार जीतेंगे नहीं, तो बहुत कम वोट पड़े। अभी एक बार फिर आप ही गवर्नर साहब को भी लेकर आए और कह लें कि बाजा साहब को भी लाने में आपका बहुत बड़ा किरदार है, तो क्या आप बतौर MPA एक बार फिर इलेक्शन लड़ने की कोशिश करेंगे? जी इंशाल्लाह मैं इलेक्शन लड़ूंगा जी। आप तैयारी कर रहे हैं उस हवाले से? हाँ, उसके सिलसिले में अगर पार्टी ने मुझे ये एजाज़ दिया, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा, तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा बाजवा साहब के साथ मिलकर। चलो, बाजा साहब की अगर हम माजी की बात करें तो बाजा साहब ने हमेशा कह लें कि अपनी मन मर्ज़ी की है, वो अपनी मर्ज़ी से ही अपना कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। पिछले इलेक्शन में भी ऐसे ही हुआ कि खुद ही उनके पास MP की टिकट उनके पास थी, तो क्या इस बार वो आपको लेना पसंद करेंगे? देखें जी, बात यह है कि पहले वो एक आज़ाद पंछी थे, वो जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी कर सकते थे। अब वो एक पार्टी के परचम के नीचे आ गए, अब उनको पार्टी की बात भी माननी पड़ेगी और पार्टी अगर समझेगी कि मैं बाजवा साहब के साथ एक अच्छा उम्मीदवार हूँ, पार्टी ने मुझे मुनासिब उम्मीदवार समझा तो मुझे टिकट देगी। अगर मुझे टिकट देगी तो मैं इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ूंगा और बाजवा साहब मेरे से इख्तलाफ नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं बाजवा साहब के साथ ही इलेक्शन लड़ूं अगर पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो। अगर पार्टी ने मुझे टिकट ना दिया, पार्टी जिस बंदे को भी टिकट देगी मैं उसके साथ हूँ। अब बाजा साहब के ग्रुप की बात कर लें तो सजाद रंधावा साहब हैं, आप भी हैं और फिर हाजी अशर नज़ीर साहब भी, तीनों ही मुतवक्किल उम्मीदवार हैं MPA के लिए। और बीच बीच में मुतस्सिर संधू साहब ने भी पिछले दिनों ऐलान किया था कि वो भी उम्मीदवार हैं। अभी नए कुछ और बच्चे भी नए आ रहे हैं जो कि लिख रहे हैं कि इंशाल्लाह MPA के लिए। तो अगर आप तीनों को हम बात करें तो एक अशर नज़ीर साहब के वाला साहब हाजी नज़ीर साहब का बड़ा नाम है, सियासत में बड़े पुराने हैं। सजाद रंधावा साहब बड़े पुराने हैं, आप माशाल्लाह बहुत पुराने हैं, बल्कि सबसे पुराने तो आप हैं, उसके बाद रंधावा साहब आते हैं। तो अगर इन तीनों के दरमियान यही इंतखाब करना पड़ा बाजा साहब को, तो आपको क्या लगता है वो किसका इंतखाब करेंगे? सर ये तो बाजवा साहब की मर्ज़ी है ना, और दूसरा पार्टी की मर्ज़ी है, मैं तो इसमें कुछ नहीं कह सकता। बाजवा साहब जो बेहतर समझेंगे वही करेंगे। अगर बाजवा साहब को जो भी बेहतर लगेगा इनमें, MNA साहब ने अपनी भी तो देखना होता है ना कि उसको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है, कौन बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, किस बंदे के पास इतने वसाइल हैं
कि वो इलेक्शन को कंटेस्ट कर सके। मेन चीज़ इस दफ़ा इलेक्शन में ये भी देखना पड़ता है ना कि इलेक्शन कास्ट करने के लिए कि बंदे के वसाइल भी देखना पड़ते हैं। अगर उनके वसाइल या मेरे वसाइल या किसी के वसाइल जो उनको बेहतर नज़र आएंगे, मेरा ख्याल वो नहीं का फैसला करेंगे। बहरहाल ये तो उन पर डिपेंड करता है या पार्टी पर डिपेंड करता है। सही है। लेकिन मोस्टली पार्टी देखती है कि कौन बंदा इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। सही, हर पार्टी में दड़े होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले बहुत सारे ग्रुप्स थे, हर बंदे का अपना अलग अलग ग्रुप था, दड़ा था। तारा बाया साहब के आने के बाद फिर एक चीज़ में तब्दीली आई कि दो दड़े सामने आ गए। एक तरफ तारा बाया साहब, दूसरी तरफ मियां आतफ साहब, मलिक आज़म साहब, तारा सैयद गुम्मन साहब, अरशद शाही, शबाब मुख्तार भट्टी, ये सारे एक तरफ होकर बाया साहब के ख़िलाफ़ तकरीरें कर रहे हैं, जबकि वो प्रोग्राम अज़हार यकजहती का था। दूसरी तरफ आप सब लोग हैं, अवाम किसकी तरफ जाएगी? देखिए जी, आपने पिछले इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में देखा कि जो बंदा 70,000 इंडिपेंडेंट वोट ले सकता है, हमारे लीडर, हमारी पार्टी जो है वो 66,000 वोट लेके आई थी, और उससे भी ज़्यादा जो बंदा इंडिपेंडेंट वोट ले सकता है, और आज भी वो लोग उसके साथ हैं। उसको तो एडिशनल जो लोग मिलेंगे वो तो पीटीआई के मिलने हैं ना जी। पीटीआई का 66,000 वोट था NA 111 में पिछले साल जी जी, और 70,000 उसका इंडिपेंडेंट वोट था जो अगेंस्ट नून और पीटीआई उसको मिला था। ऐसे ही तो वो भी आज तक उनके साथ हैं, कोई बंदा उसके ग्रुप का टूटा तो नहीं है, बंदे आज भी उनके साथ हैं। तो अगर देखा जाए तो मजबूत तरीन उम्मीदवार मेरे ख्याल में बाजवा से उम्मीदवार, मजबूत तरीन उम्मीदवार कोई भी नहीं है सर। तो PP 132 में आप किसको नॉमिनेट करेंगे फिर? PP 132 में फ़िलहाल तो मियां आतफ साहब ही हैं। सही, लेकिन आगे जाके देखो पार्टी टिकट क्या करती है, पार्टी किसके साथ होती है। लेकिन अभी तक तो मियां आतफ साहब भी हैं, क्योंकि वो MPA भी हैं और पार्टी के साथ भी रहे हैं। सही, आपको लगता है कि जो मुतवक्के उम्मीदवार हैं MNA के, जो चंद दिन पहले या एक माह पहले तारक बाया साहब के ख़िलाफ़ बड़े मजमे में रैली में तकरीरें कर चुके हैं, वो बाया साहब के साथ मिलकर PP 132 में या NA 117 के लिए काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, सारे पिछले इलेक्शन में आपने देख लिया ना जी, हम लोग कितने उम्मीदवार थे, लेकिन टिकट मिला था तारक सैयद गुम्मन को, टिकट मिला था बिलाल वेरेक को, जो कि इस हल्के में से भी नहीं था, लेकिन हम सारे लोग उसके कारवां में शामिल थे, सारे लोग PTI के थे, सारा पूरा भरपूर तरीके से हर बंदे ने इलेक्शन लड़ा, किसी एक ने भी इख्तलाफ नहीं किया। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, माजी में हमने देखा तारक बाया साहब के साथ जब आपकी मुलाकात हुई तो कुछ सियासी बच्चों ने, जो सियासी पार्टीज़ के लोग होते हैं, उन्होंने आपके नाम के साथ आपके नाम को बिगाड़ा भी, आपके नाम के साथ बहुत बुरे अलकाबात का जो है ना इस्तेमाल किया, जिनके ख़िलाफ़ मैंने उस वक़्त भी उनको कहा और बाद में भी लोगों को कहा कि ये चीज़ें नामुनासिब हैं। कोई वक़्त पलटते पता नहीं चलता कब वक़्त, अब वही लोग आपके साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, यहाँ पर आके तकरीरें कर चुके हैं। आप उन लोगों को माफ़ कर चुके हैं या उस वाले जब देखते हैं या सोचते हैं तो क्या ख्याल रखते हैं? लेकिन जी, ना तो कोई ऐसी माफ़ी की बात है, ना कोई बात नहीं है। हर बंदे का अपना अपना हर ख्याल होता है, वक़्त आने पे ख्यालात बदलते जाते हैं। कुछ लोग दूर होते हैं तो उनको पता नहीं होता आपकी क्वालिटीज़ का, आपकी बुराइयों का, और जो वो लोग नज़दीक आते हैं वो आपको समझना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको अगर समझ आ गई है, वो मेरे साथ हैं, तो मैं तो बहुत खुश हूँ, उनसे भी खुश हूँ। उस वक्त भी मैं खुश था। तनकीद भी जो होती है वो भी एक बंदे को कुछ ना कुछ सिखाती है, दे के जाती है। तो मैं उस वक्त भी उनसे खुश था, मैं नाराज़ नहीं था। मेरे पे जिस बंदे ने भी उस वक्त तनकीद की ना, मैंने उसको अप्रिशिएट किया था। मैंने बुरा भला, मेरी आप कोई एक पोस्ट दिखा दें कि मैंने उनको उनका बुरा भी फील किया हो, मैंने उनको अप्रिशिएट किया था। वक्त आने पे वो उनको समझ आ जाएगी। अब उनको समझ आ गई है, वो करीब आ गए हैं, तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, अच्छी बात है। ठीक है, अभी हर तरफ चर्चे जो चल रही हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा हट के चल रहा है तो वो यही है कि अगला आर्मी चीफ़ कौन होगा। आपकी नज़र में 5-6 नाम हैं, कौन सा अगला आर्मी चीफ़ होगा? देखें जी, मेरे ख्याल में जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरिट पे जो भी आर्मी चीफ़ आए हमारे लिए, हमें तो बेहतर है। इमरान खान साहब को किसी आर्मी चीफ़ की ज़रूरत नहीं है। चीज़ आए कि इस तरह ना हो कि जो मौजूदा हालात सेटअप बन गया, न्यूट्रल्स ने अपनी मर्ज़ी करनी शुरू कर दी, ऐसा ना हो। लेकिन ये है कि जो भी आएगा वो उसके साथ काम चल जाएगा, मेरिट पे हो। बस इतने सी बात है कि मेरिट पे आए आर्मी चीफ़। इन 6 में से जो भी आए, है तो सारा एक ही कुछ है ना, स्किल तो एक ही है ना। सही है। मतलब आर्मी चीफ़ का ये इनका मेरिट भी यही है ना कि जो रोल नंबर जिनका पहले है वो नंबर 1 पे आ गया, जिनका उसके बाद है वो 2nd पे, जिनका उसके बाद है वो 3rd पे। तो ये सारे हैं एक ही क्लास फेलो ही हैं, एक ही क्लास में एक ही ग्रुप से हैं। तो इसलिए सारे ही
एक ही तरह के हैं। तो लेकिन जो भी आएगा वो मेरिट पे आए, ये ना हो कि कोई बहुत नीचे से उठा के उसको ऊपर बैठा दे, तो फिर थोड़ा सा इश्यू होता है दूसरे लोगों को आर्मी में। लेकिन हमें तो कोई नहीं, हम तो सबके साथ काम करेंगे इंशाल्लाह, खान साहब के विजन के मुताबिक। चलो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और जो वहाँ की कौम आपको देख रही है, उनके नाम क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा जी, अपना वोट जो है वो सोच समझ के और पीटीआई को दें, और ऐसी एक जमात को दें। आपने पीडीएम को देख लिया, 14 पार्टियाँ मिल के भी पाकिस्तान को संवार नहीं सकी। जो हालात पाकिस्तान में इन्होंने कर दिए हैं, जो महंगाई के हैं, जो अपना जीडीपी देख लें, जो इंटरनेशनली आपके अफेयर्स देख लें क्या कैसे चल रहे हैं, और मुल्की हालात जो हैं, इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक नए पाकिस्तान की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि इमरान खान का साथ दें इलेक्शन में, और एक हकीकी आज़ादी की जंग लड़ें, और हकीकी आज़ादी लेके छोड़ेंगे इंशाल्लाह, और नया पाकिस्तान बनेगा इमरान खान के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ये सब आपने वक्त दिया, और काफ़ी सारी मुल्की और मकामी मामलात के वाले से, सियासी हालात के वाले से बात करने का मौका मिला। शाजी फिर जल्द मुलाकात होगी। नाज़रीन, इसी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान हमारा है और हमने ही इसको संवारना है। अपने कुर्बो जवार में अपने लोगों का ख़ास ख्याल रखें और उनको समझाएं, सियासी सूझ बूझ जो है वो उनको सिखाएं और बताएं कि फ़र्क क्या है इसमें और उसमें। मिलेंगे फिर किसी नए रोज़, नए मौजू, नए मेहमान के साथ। अब तक हमें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।